आप में से बहुत सारे लोग यूजीसी नेट एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल को सुन के ही डर जाते हैं। एग्जाम के लिए प्रिपेयर तो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी मिथ आपके दिमाग में होती है। जी हाँ, मैं मिथ बोल रही हूँ, जैसे कि पेपर में क्वेश्चन आजकल बाहर से आ रहे हैं, जीके बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलेबस से बाहर से चीजें पूछी जा रही है, करंट अफेयर बहुत ज्यादा आ गए हैं। ये सारी जो चीजें हैं, ये आपके दिमाग में होती है बिकॉज आप ये सोचते हैं कि अगर कोई चीज स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं की है, तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ बाहर से है। हालाँकि अगर आप पिछले कुछ सालों का अगर ट्रेंड एनालिसिस करें, पेपर को डिकोड करें, तो आपको एग्ज़ैक्टली पता चल जाएगा कि अब किस तरफ एक पैटर्न, एक ट्रेंड जा रहा है और ये जो चीज़ें आप पहले सोच रहे थे कि बाहर से है, वो एक्चुअली बाहर से नहीं है। उसको भी आप कंटेम्परेरी जो क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं, जीके बेस्ड कहाँ से आ रहे हैं, वो भी आप निकाल सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, आप जब प्रिपरेशन करते हैं ना, आपकी टाइम मैनेजमेंट इतनी पुअर होती है ना कि आप एक सीरियल वाइज यूनिट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। आप ये नहीं देखते कि पैटर्न में कौन-सी यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप मैक्सिमम देख लेते हैं कि अच्छा यार, पिछले साल इस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो चलो अब कर लेते हैं। लेकिन यूजीसी नेट आपको बार-बार समय-समय पे धोखा दे देते हैं। वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि चलो बेटा, इस बार हमने ये यूनिट से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन दिए थे ना, अब हम इस यूनिट से, दूसरे यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन दे देते हैं। बट मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि वो कौन-सी 3 यूनिट हैं जिसको प्रिपेयर करके आप 50% ऑफ सिलेबस फर्स्ट मंथ में ही आप क्लियर कर सकते हैं। यानी कि सोचिए, आप अपनी प्रिपरेशन शेड्यूल में 50% सिलेबस पहले मंथ में ही क्लियर कर रहे हैं, यानी कि पहले मंथ में ही कवर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें कर रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्पेशली, जैसे अब ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा नहीं है कि हर एक यूनिट से सपोज़ अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो सारे एक ही टाइप के होंगे। क्वेश्चन के भी 5 टाइप होते हैं, जो आज हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन में भी 3 यूनिट इंपॉर्टेंट है, जो वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। और क्या करंट अफेयर और जीके, देखो ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। जीके मीन्स कि भाई पुराना जो हो गया है इंपॉर्टेंट फैक्ट, लेकिन अभी न्यूज़ में वो चर्चा में वो इश्यू विवादित है या कुछ न्यूज़ में आ रहा है, तो यूजीसी आपको चेक करना चाह रहा है कि क्या ये जो हमारा कैंडिडेट है, क्या ये आगे रिसर्च करने के लायक है? क्या इसको करंट चीज़ें पता है? तभी तो आगे रिसर्च करेगा। क्या ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लायक है? तो उसमें वो वेटेज दे रहे हैं करंट अफेयर को, बट हम ये पता लगा सकते हैं कि किस चीज़ से वो करंट अफेयर पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट फर्स्ट वेलकम टू डिस्कवर स्टडी विथ योर यूजीसी नेट मेंटर प्रीति बोरा। एंड इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बस कुछ 3 से 5 मिनट मेरे साथ रहिए, मैं आपको पूरा एनालिसिस करा दूंगी विथ प्रॉपर ग्राफ्स। आज मैं ग्राफ्स लेके आई हूँ, ठीक है? ग्राफ के थ्रू हम हर चीज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले पैटर्न एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका पैटर्न क्या होता है यूजीसी नेट का। यूजीसी नेट में आप, जैसे कि आप सभी को पता है कि पेपर 1 हमारा सबके लिए कॉमन होता है, बट पेपर 2 आपका क्या है, पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट वाइज होता है। अब सब्जेक्ट वाइज में से सबसे पहले, इससे पहले हम यूनिट वाइज देखें कि हमारा क्या आपका ब्रेकडाउन बनता है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि यार सब्जेक्ट में, पॉलिटिकल साइंस में अगर 100 क्वेश्चन आते हैं, तो वो कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आप पहले ही हटा दो, क्योंकि 10 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पैसेज में से, जो फ्री के मार्क्स हैं, जिसको मैं फ्री के मार्क्स बोलती हूँ, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें आपके पैसेज में ही दिए होते हैं और थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ता है, सिर्फ कॉमन सेंस का गेम होता है। तो उसे हटा लीजिए, तो बाकी बचे 90 आपके क्वेश्चन। इन 90 क्वेश्चन में से जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 44%, दैट इज इक्वल टू 40 क्वेश्चन, वो होते हैं सिंगल ऑप्शन, यानी कि एक क्वेश्चन दिया है, उसका एक ही आंसर है, ठीक है? ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एंड इसको आप बोलते हो कि आपका फैक्चुअल क्वेश्चन। अब या तो ये सही है या गलत है। इसमें भी 70% क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं और बहुत ही इजीली हो जाते हैं। फिर जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, वो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एक आपको स्टेटमेंट दे रखी है, बड़ी सारी स्टेटमेंट उसके से रिलेटेड दे रखी होगी और आपको चूज करनी पड़ेगी कि वेदर ये सारी सही है या इनमें से कुछ स्टेटमेंट सही है या गलत है, जो भी क्वेश्चन में पूछ रखा है। और ये टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। आपको लगता होगा क्रोनोलॉजी, मैच द फॉलोइंग, नहीं, लेकिन ये जो क्वेश्चन होंगे ये सबसे डिफिकल्ट होंगे। 19%, दैट इज 17 क्वेश्चन आउट ऑफ आपका 20 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, जो कि बहुत ऐसा है कि अगर या तो आप एक स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दो, आंसर निकल जाएगा, या फिर आप कुछ भी कर लो, आप गलत ही करोगे, क्योंकि आपके ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और इन्हीं क्वेश्चन को हमें थोड़ा फोकस करना पड़ता है। लेकिन कौन सी ऐसी 3 यूनिट है जिसके बेसिस पे, ये मैं 5 टाइप की आपका पैटर्न बता रही हूँ, 5 टाइप के क्वेश्चन टाइप बता रही हूँ, बट 3 यूनिट में से
इस 20 क्वेश्चन में से 19 ये जो 17 क्वेश्चन है, इनमें से 10 क्वेश्चन आपके इज़िली ऐसे चुटकियों में हो जाएँगे। अभी मैं बताने वाली हूँ, ठीक है? बस रुकिएगा और अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके तो कमेंट सेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके आते हैं 15 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के और 15 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के लिए। अब इसमें भी ना एक ट्रेंड चेंज हो रहा है। पहले मैच द फॉलोइंग बहुत ही ईज़ी आते थे। अब या तो देखो ईज़ी आ रहे हैं बट एक मैच द फॉलोइंग में एक हमने ट्रेंड चेंज देखा है जो आई डोंट नो आपको किसी ने बताया है कि नहीं, वो ये है कि मैच द फॉलोइंग में ना अलग-अलग यूनिट को मिक्स करके पूछा जा रहा है। जैसे कि यूनिट 2 और यूनिट 3 का मिक्सचर एक क्वेश्चन था कि 2 आपकी आइडियोलॉजीज़ दे रखी थी। 2 आपके थिंकर्स आईपीटी से थे, 2 आपके डब्ल्यूपीटी से थे। इस तरीके से मिक्सचर ऑफ यूनिट्स में आपके मैच द फॉलोइंग पूछे जा रहे हैं। सेम आपका यूनिट नंबर 7 और 8 को मिक्स करा जा रहा है, 9 और 10 को मिक्स करा जा रहा है, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 को मिक्स करा जा रहा है, ठीक है? और 1, 2, 3 को मिक्स करा जा रहा है। इस तरीके से मिक्स मैच करके आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ रहे हैं बट मोस्टली आपके मैच द फॉलोइंग इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है सो फार। अब मैं बात करती हूँ क्रोनोलॉजी की कि जो आपकी गले की सबसे बड़ा काँटा, ठीक है? तो क्रोनोलॉजी में क्या दिक्कत होती है ना कि आपको समझ में नहीं आता कि कौन-सा ईयर है, बट यहाँ पे एक हमने नया ट्रेंड नोटिस किया है, एक नया पैटर्न देखा है। नया ट्रेंड ये है कि पहले जहाँ क्रोनोलॉजी में स्पेसिफिक ईयर्स पे फोकस किया जाता था, अब इसमें क्रोनोलॉजी में पर्सनैलिटीज़ पे फोकस किया जा रहा है और आपके इवेंट्स पे फोकस किया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पे आते हैं हमारे वो क्वेश्चंस जो आप बोलते हो कि बाहर से आते हैं। तो पर्सनैलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि अभी आपको पता है यूएसए में इलेक्शन हुआ तो डोनाल्ड ट्रम्प से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ रखे थे, ठीक है? मैं हल्का-सा पहले पर्सनैलिटी पे टच अपॉन कर लेते हैं, देन हम क्रोनोलॉजी पे जाते हैं। उसके अलावा मैं बात करूँ तो आपका क्वेश्चन आ रखा है जैसे मेलोनी, ठीक है? अब आपको पता है कि बहुत ज़्यादा चर्चा में थी कि भाई इटली एंड इंडिया का रिलेशन, तो उनकी पार्टी ही पूछ ली कि यार इतनी पूरे साल अगर हम एक पर्सन की न्यूज़ दे रहे हैं, तो आपने कभी देखा कि वो कौन-सी पार्टी से है, ठीक है? सो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं जस्ट टू एनालाइज़ कि अच्छा आप कितने अवेयर हैं। और ये 2 क्वेश्चन ना ऐसे थे कि जिसमें ना आप देखोगे 2-3 महीने से लगातार न्यूज़ में कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही है। तो अब हमें पता चल गया है कि अगर लगातार 2-3 महीने से कुछ एक कंट्री या फिर पर्सन न्यूज़ में है, तो उसकी पार्टी पूछा जा सकता है, उसके इम्पोर्टेंट सेक्रेटरीज़ वगैरह पूछे जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि बाहर से क्वेश्चन है। इसे आप थोड़ा बहुत गेस कर सकते थे, ठीक है? अब आपको अगले एग्ज़ाम के लिए यही पैटर्न, यही टेक्निक आपको फ़ॉलो करनी है। देन क्रोनोलॉजी में पहले स्पेसिफिक ईयर के क्वेश्चन पूछते थे, वो चेंज हो गया है। स्पेसिफिक पर्सनैलिटीज़ को क्रोनोलॉजी में लगाना, जैसे कि हेड ऑफ अगर मैं सार्क के अगर मैं बोलूँ कि भई हेड कौन थे, डब्ल्यूटीओ के हेड कौन थे, ठीक है? इन सबको आईसीजे के जजेस, तो इन सब की पर्सनैलिटीज़ थोड़ा फ़ोकस हो गया और फ़ोकस हो गया इवेंट्स कि अच्छा यार ये इवेंट्स कब हुए थे, इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ। ये रीजनल ऑर्गनाइज़ेशन कब आए थे, इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ। तो बेसिकली आपको यूजीसी चाहता है कि देखो इतना मेरे को ईयर से मतलब नहीं है, मुझे ये मतलब है कि आप कॉन्सेप्चुअली और एनालिटिकली आप सक्षम हो कि नहीं हो। तो ये देख लो कि यूजीसी की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है और आपको क्या रिटर्न चाहिए। अब आप रुके रहिएगा क्योंकि अभी मैं लास्ट में 3 यूनिट बताऊँगी। अच्छा कोई गेस कर सकता है वो 3 यूनिट कौन है जो आपको बिल्कुल बम्पर 50% मार्क्स ऐसे ही दिला देगी? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो करेक्ट मैचिंग है कि नहीं है, तो इसमें अभी लास्ट टाइम सिर्फ आए हैं 3 क्वेश्चन जो कि बहुत ही लो है। पहले ये जो होता था ये ऐसा होता था कि 10 मैच द फॉलोइंग, 10 क्रोनोलॉजी, 10 आपके करेक्ट इनकरेक्ट इस तरीके से होता था, लेकिन अब ये पैटर्न चेंज हो रहा है। दैट मीन्स क्या है कि मैंने बहुत टाइम से 10 साल में आप देखोगे कि फैक्चुअल क्वेश्चन तो 40 के 40 ही आ रहे हैं, बट इन बाकी जो सेगमेंट है 4 टाइप के क्वेश्चन, इनकी जो वेटेज है ना वो ऊपर-नीचे हो रही है। तो अगर इनकी वेटेज ऊपर-नीचे हो रही है तो देखिए इसमें अगर आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस की नज़रों से भी आपको करना है, फैक्चुअल की नज़रों से भी करना है, बिकॉज़ क्रोनोलॉजी, मैच और करेक्ट इनकरेक्ट में फैक्चुअल पूछा जाता है। अब अगर मैं बात करूँ आपकी पर्टिकुलरली यूनिट की, ठीक है? आज का ग्रैंड रिविलेशन, ठीक है? सो इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसी यूनिट जिसको डेफिनिटली आपको तैयार करना ही करना है, लेकिन इन पूरे 10 यूनिट में से एक ऐसी यूनिट है जो चाहे उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आए
या ना आए, आपको वो प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी बिकॉज़ वो है फाउंडेशनल यूनिट, यानी कि वो आपका बेस बनाती है और सबसे पहले आपको वही यूनिट से अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है, जो कि है यूनिट नंबर 1 पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये यूनिट आपको बताएगी कि डिफरेंट टाइप ऑफ कांसेप्ट क्या हैं, जैसे कि हर एक कांसेप्ट जो कि आपका यूनिट 2, यूनिट 3 में भी यूज़ होगा, यूनिट 4 में भी यूज़ होगा, यूनिट 5 की थ्योरीज़ में भी यूज़ होगा, यूनिट नंबर अगर मैं 8 के भी कुछ थ्योरीज बोलूं डेमोक्रेसी पावर, उसमें भी यूज होगा, एंड यूनिट नंबर 9 में भी थ्योरीज पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यार थ्योरी किस तरीके से पढ़ते हैं, थिंकर्स क्या पढ़ते हैं। तो यूनिट नंबर 1 जिसमें पिछली बार 12 क्वेश्चन आए थे, जो कि एक बहुत बड़ी वेटेज है, तो उसमें आपको सबसे पहले काम करना है। 1 के बाद आपको जो दूसरी यूनिट उठानी है, वो है यूनिट नंबर 5 दैट इज़ आईआर, जिसमें अभी लास्ट पेपर की मैं बात करूँ तो 18 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 100 सॉरी। सो 100 में से 18 का मतलब क्या होता है? 100 में से 18 का मतलब होता है नहीं 90 मैं 90 का बोल रही हूँ, पैसेज के 10 क्वेश्चन मैं हटा ही देती हूँ, ठीक है ना? में होता है कि यार 20% ऑफ 90 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि 20% पेपर आया है इसमें से। अब ये शॉकिंग है, बिकॉज़ मैं बात करती हूँ 2019 की, तो उस समय ऐसा हुआ था कि 20 से ऊपर 22-23 क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 7 से आ गए थे, जिसमें पिछली बार सिर्फ 8 क्वेश्चन आए हैं, जो कि थोड़े फैक्चुअल थे, ठीक है? उसके बाद भी अगर मैं और बात करूँ तो आपके लास्ट के 1-2 साल आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट 9 से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ गए थे, जो कि पिछली बार सिर्फ आपके क्वेश्चन आए हैं 8, ठीक है? सो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से सॉरी पिछली बार इस बार 14 क्वेश्चन्स आए हैं, ठीक है? तो ऑब्वियसली ये जो यूनिट नंबर 7 है, ठीक है? यूनिट नंबर आपका 9 है, यूनिट नंबर आपका 5 है। ये ऐसी यूनिट है, इसमें से आपका इंटरचेंजेबली 2 यूनिट में से इनमें से कोई भी 2 यूनिट ले लो, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आता ही आता है, यानी कि 50% चीज़ें इसमें से ही कवर हो जाएगी। बाकी 10% जो कि डेफिनिटली हर किसी के लिए कंपल्सरी है और हर किसी को प्रायोरिटाइज़ करना है, हेवी लिफ्टिंग आपकी यूनिट्स हैं, वो है यूनिट नंबर 1, यानी कि यूनिट नंबर 1 के बाद आपको सीधे पढ़ना चाहिए यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 9, जितने भी ऑड यूनिट्स हैं ना, ये 3 यूनिट में से और फर्स्ट यूनिट इनमें से 60% सिलेबस आता है। देन आप कर सकते हैं आपका डब्ल्यूपीटी, देन आईपीटी, उसके बाद अगर आपने यूनिट नंबर 7 ऑलरेडी किया है तो देन आप पॉलिटिकल प्रोसेसेस कर लीजिए। यूनिट नंबर 6 भी आप साथ-साथ कर लेंगे। 6 में से मैक्सिमम पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। और यूनिट नंबर 9 में से 10 में से आपका थोड़ा बहुत स्कीम्स आते हैं, बट इस बार मैं स्कीम्स की बात करूँ तो सिर्फ आपसे 2 क्वेश्चन आए हैं गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी से। करंट अफेयर आपके पास 4 पूछे गए हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से 4 पूछे गए हैं। हालाँकि ये यूनिट बहुत ही मुश्किल होती है, बट हमेशा एक ट्रेंड देखा गया है कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन्स नहीं आते हैं, यानी कि बहु ऐसा 10 क्रॉस नहीं करेगा कभी 10, ठीक है ना? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और पैसेज में से 10 क्वेश्चन इस बार लास्ट टाइम जो आए थे, वो बेसिकली थे, एक तो जेम्स मेडिसन का डेमोक्रेसी, दूसरा आपका कुमारप्पा की जो कमिटी है ना बिहार प्रदेश किसान सभा से रिलेटेड, उसमें से क्वेश्चन आया था। सो ये एक ऐसा ट्रेंड है और वो 3 हेवी यूनिट आपकी है, यूनिट नंबर 5, 7, 9 एंड इन एडिशन विथ यूनिट नंबर 1। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपके पास सही स्ट्रेटजी है, आपके पास डेडिकेशन है और आपके पास एक करेक्ट डिकोडिंग है पेपर की, तो आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं इंक्लूडिंग यूजीसी नेट, ठीक है? अगर मैं बताऊं, और इसमें मैं एक प्रो टिप आपको देना चाहूंगी कि मेरा एक टिप है कि किस तरीके से तैयारी करें, तो उसमें आप पिछले 10 साल के पीवाईक्यू एनालिसिस कर दीजिए करें, जो अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक यूनिट वाइज आपको बताऊं कि किस यूनिट में से क्या ट्रेंड बन रहा है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए। आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा है एप्लीकेशन पे फोकस कीजिए, मॉक ज़्यादा से ज़्यादा आपको करने हैं। रिवीजन के लिए अपने पर्सनल नोट्स भी बनाने हैं छोटे-छोटे, हर यूनिट 10-10 पेज में कवर करके, और उसके साथ-साथ आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है इस पैटर्न एनालिसिस का जो सबसे बड़ा मोटिव था, वो था टाइम मैनेजमेंट करेक्टली करना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही आपको आपके गोल तक लेके जाएगा। पहले 1 महीने में 50 टू 60% सिलेबस अगर आपने कवर कर लिया, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता जीआरएफ लेने से। सो सब्सक्राइब कीजिए डिस्कवर स्टडी को, कमेंट में अपने डाउट्स छोड़ दीजिए। आप चाहते हैं कि कुछ और हम कंटेंट लेके आए, तो वो भी आप सजेशन के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट। जेआरएफ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी।